नाते आप हमारे बीच में हैं, मैं सीधा सीधा माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो हिमाचल प्रदेश की इस अति विशिष्ट मीडिया और प्रेस को संबोधित करें। माननीय किरण जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो शिमला में आकर के आपके बीच में पा करके मैं बहुत ही आनंदित हूं। यहाँ के बहुत ही क्या कहूँ जननेता आपके पूर्व मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर जी, हमारा अध्यक्ष जी तो आप जानते ही हैं, पार्टी का पूरा पदभार संभाल के बैठे हैं डॉक्टर साहब, और यहाँ शिमला के हमारे सांसद हैं कश्यप जी, मोहित जी, और हमारे जितने यहाँ वरिष्ठ पार्टी के अधिकारी यहाँ बैठे हैं। वैसे आज मुझे सबसे पहले शिमला में आए तो खुशी खुशी बात करना चाहिए, लेकिन विषय ऐसा एक गंभीर है, इसलिए उस विषय को मैं पहले थोड़ा सा आपको बोलना चाहता हूँ। कल कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जीवित रहे, ये हम सबका जिम्मेदारी है। और मैं आज जब आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो इसको किसी एक पार्टी से जोड़ के ना देखें। लोकतंत्र को बचाना हर एक भारतीय का जिम्मेदारी है। 1975 में जून 25 का आधी रात और जब 26 का सुबह हो रहे थे, उस रात को इस देश में इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी का सबसे बड़ा प्रकोप जिसको नुकसान हुआ है एक तरीके से मीडिया ही है, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया का गला को घोंट दिया गया। इसलिए जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूं तो ज्यादा मुझे उजागर करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप भले भांति इसको जानते हैं। आज हम जब 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी लागू किए, इसका हम विशेष रूप से जनता का बीच में फिर से एक प्रतिबद्धता के साथ हम इसलिए जा रहे हैं कि दोबारा ऐसा काला दिन कभी ना आए हमारे देश में। इसलिए इसको हम संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। कैबिनेट ने इसलिए पास किया कि वो कैबिनेट देश को संचालित करने का जिम्मेदारी है, और देश का कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया इसको जन जन तक ले जाना हमारा दायित्व है। इसलिए हिमाचल प्रदेश ये देवभूमि है, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, इतने अच्छे लोग हैं, और यहाँ अच्छे वातावरण में लोकतंत्र फले फले और देश भर में शिमला से हिमाचल से अच्छा मैसेज जाए, ये भी मेरा मन में इच्छा है। इसलिए शिमला एक जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में हमारे देश का इन्होंने समर कैपिटल बनाया था। तो मैं पिछली बार जब यहाँ आए थे तो मैंने देखा कि कौन से कमरे में वो वाइस रॉय गवर्नर जनरल बैठ करके वो खिड़की से पूरा हिंदुस्तान को देखता था और संचालित करते थे, वो मैंने देखा है। इसलिए शिमला में आपसे मिलकर के ये बात बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जब इमरजेंसी लागू हुआ तो हमारे देश के जितने भी बड़े नेता थे सबको तो जेल में डाल दिया। आम आदमी का जो फ्रीडम है, संवैधानिक अधिकार है, सब समाप्त कर दिया गया। एक परिवार देश से ऊपर बन गया, और जब एक परिवार, एक व्यक्ति देश और संविधान से ऊपर हो जाता है तो फिर लोकतंत्र मर जाता है। इसलिए इसको 50 साल पहले का घटना करके भूलना नहीं है, बल्कि इसका याद को और ताजा करके लोगों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक बताना चाहिए कि ऐसा हिम्मत कोई नेता, कोई भारत का नागरिक दोबारा ना करे। संविधान का हत्या, संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का जो जरूरत की
कभी ना हो, ये हम सबका जिम्मेदारी है। मैं विस्तृत रूप से नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका हर पहलू में जाएंगे तो हर पहलू अपने आप में बहुत गहरी चिंतन करने का विषय है। चाहे फ्रीडम ऑफ आपका इंडिविजुअल हो, चाहे इंस्टीट्यूशन का हो, चाहे जुडिशरी का हो, मीडिया का हो, हर क्षेत्र में आप देखिए। और जुडिशरी को आज कुछ लोग संविधान हाथ में लेकर के कहते रहते हैं जुडिशरी समाप्त कर दिया गया है। उसमें कमिटेड जुडिशरी का कंसेप्ट 1975 में पहली बार लिया गया है, यानी कि जुडिशरी भी एक परिवार के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये कंसेप्ट पहली बार 1975 में लिया गया है। इसलिए इस सारे पहलू को देखते हुए हर एक जन को जोड़ना चाहिए, हर नागरिक, हर संस्था, और जो भारत के 3 स्तंभ है जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, तीनों मिल करके हम एकजुट होकर के देश के लिए काम करना चाहिए। मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा देश में सबको जानना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये पार्टी और किसी पॉलिटिकल नजर से मत देखिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब इस्तीफा देते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र जो लिखा है उसको सब लोग पढ़ना चाहिए, एक बार सबको नजर रखना चाहिए। नहीं तो पता नहीं लगेगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया था। कई चीजें उन्होंने जिक्र किया और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का रचना करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को कुचलने का काम सबसे ज्यादा जो हमला किया है वो 75 में हुआ। उसके बाद संविधान का कई बार धज्जियां उड़ाए गए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उन्होंने देखा कि संविधान को लोगों तो कैसे पहुंचाया जाए, तो उन्होंने संविधान जागरण के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए एक यात्रा निकला, संविधान यात्रा निकला। बाद में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी ने 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का प्रथा शुरू किया गया है और हम तब से 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। आप सोचिए, उससे पहले हमारे देश में संविधान दिवस ही नहीं होते थे और आज कुछ लोग वो संविधान का छोटा किताब को पकड़ के लहराते रहते हैं। उन्हीं लोगों ने संविधान को हत्या किया और उन्हीं लोगों ने आज संविधान का बात करता है, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात, उस गठबंधन में कुछ लोग जो इमरजेंसी में जेल गए, वो भी आज कांग्रेस पार्टी को साथ देने में आगे बढ़ चल के काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसको पार्टी बाजी मत देखिए। जिस पार्टी के भी हो, जिस परिवार भी हो, जिन्होंने संविधान को हत्या करने में साथ दिया, उन लोगों को पहचान करना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या इस देश का मंत्री के हिसाब से ही नहीं, मगर भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान दिवस, हत्या दिवस और संविधान को बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर के एक मत से बात करना चाहिए। तो कल कैबिनेट ने जिस सेंस को लेकर के प्रस्ताव पारित किया, वो पूरा देश और कोने कोने तक, हर जन तक इसका मूल भाव समझना चाहिए और सबको पहुंचाना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि दोबारा भविष्य में इस महान देश भारत का लोकतंत्र को रक्षा करते हुए लोकतांत्रिक जो भावना है उसको समझते हुए हम सब जिम्मेदारी से आगे मिलकर के काम करेंगे और देश हमेशा रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा कहा है कि हम सब सत्ता में आएंगे जाएंगे, आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन देश रहना चाहिए। तो देश तो तभी रहेंगे जब देश में जो रहने वाले लोग सही हो, हमारा संविधान, हमारा अधिकार सब कुछ सुरक्षित हो। इसके लिए
हम सब एकजुट होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग को मैं कहा है कि आप लोग पार्टीबाजी मत देखिए, आज के दिन में आप लोग भी सम्मिलित होना चाहिए कांग्रेस के लोग, क्योंकि नागरिक तो है सब भारत देश का, इसलिए संविधान हत्या दिवस सब भारतीय को मिलकर के मनाना चाहिए। दूसरा, जो मैं 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी से भी मैंने डिटेल में कल भी ब्रीफिंग किया, अध्यक्ष जी को बताया, हमारे जितने वरिष्ठ साथी नेता भारतीय जनता पार्टी के सबको मैंने बताया कि मैं तो कई बार शिमला आए हैं और हमारा अरुणाचल प्रदेश जिस राज्य से मैं आता हूं, हम सब हिमालय का प्रदेश है, हमारा प्रदेश का जो सीमा है मैकमोहन लाइन का 1914 में जो समझौता हुआ वो भी शिमला में हुआ, इस ऐतिहासिक शहर में। और उसमें चीन का विदेश मंत्री, तिब्बत का प्रधानमंत्री और ब्रिटिश इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहता है सर हेनरी मैकमोहन, इन तीनों ने मिलकर के यहाँ हस्ताक्षर किया था, यहाँ उन्होंने इसका एग्रीमेंट किया था। बाद में चीन ने विरोध करके निकल गए, बाकी दोनों ने साइन किया। तो हमारा अरुणाचल का सीमा भी यहां हिमाचल प्रदेश का इस भूमि में तय किया गया है। नाम भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश बस लगभग बराबर है। हमारा जीवन शैली, रहने का तरीका, हमारा अंदाज, हम सबका व्यवहार भी लगभग सेम है। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश आया हूं तो मुझे यही लग रहा है कि मैं अपना घर में ही हूं, मुझे कोई नया अलग राज्य का महसूस बिल्कुल भी नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 इलाके हैं विशेष रूप से। एक थोड़ा सा मैदानी टाइप का इलाका है जो पंजाब हरियाणा तरफ से जो जुड़ा हुआ है, एक बीच का है जिसको हिल स्टेशन करके अंग्रेज लोग भी पहुंचे थे, ये शिमला, कसौली, धर्मशाला, डलहौसी और कुल्लू मनाली, ये एक है। तीसरा एक एकदम ट्रांस हिमालय जो लाहौल स्पीति एकदम जो कोने में है। तो इस बार का विजिट मैं एकदम कोने में जा रहा हूं, 3 दिन का विजिट है और इसमें कई स्कीम्स हमने अप्रूव किए हैं। 2 चरण में हम ये स्कीम को लागू करने वाले हैं। ये विजिट पहला चरण है। आज मैं मुख्यमंत्री सुखू जी से मिलकर के उनको भी बताया और उनको भी मैंने धन्यवाद दिया कि हम इतना काम कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने में राज्य सरकार का भूमिका होता है। तो आज मैं शिमला से निकलूंगा, मैं कल्पा जाऊंगा, रेकोंगपियो के जो ऊपर है। कल वहां सबसे पहले हमारा शिलान्यास का कार्यक्रम है। इंडोर स्टेडियम GSS पू में है। ये मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम है। इसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, ये सब का फैसिलिटी के साथ यहां इसका हमने शिलान्यास करेंगे। किन्नौर जिले में है। उसके बाद इसका अमाउंट है 4 करोड़ 89 लाख, 4 करोड़ 89 लाख। उसके बाद है इंडोर स्टेडियम एंड आर्टिफिशियल ग्रास एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मिनी स्टेडियम ग्याबोंग में है। ये भी 4 करोड़ 89 लाख का है। इसमें सिविल वर्क, वाटर सप्लाई, सैनिटरी इंस्टॉलेशन और इंडोर स्पोर्ट्स, कम्युनिटी इवेंट्स, थिएटर, म्यूजिक परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स के इवेंट का होस्टिंग किया जाएगा। इसमें लगभग 3000 स्टूडेंट्स और यूथ आसपास के लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर एट काजा। ये इसमें आइस हॉकी वगैरह जो फैसिलिटी होते हैं, काजा को आप लोग मालूम है वहां एक विशेष परिस्थिति है मौसम की वजह से, तो आइस हॉकी के साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स का और बाकी स्किलिंग के लिए और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग देने का भी वहां व्यवस्था किया जाएगा। और वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ वहां जैसे स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज है, डेशर बोर्ड, फाइबर ग्लास ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जम्बोनी मशीन जो आइस रिसर्फेसिंग होता है, HVAC का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, वाटर चिलिंग प्लांट, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हैंडलिंग एंड वेंटिलेशन यूनिट्स,
साइट डेवलपमेंट ऑफ एम्यूनिटीज, पार्किंग, पेवमेंट एरिया, यार्ड लाइटिंग, इस तरह का मल्टीपल फैसिलिटीज का वहां हम लोग काजा में करेंगे। इसका टोटल लागत है 73 करोड़ 77 लाख। इसमें आप समझ सकते हैं कि काजा एरिया, उस स्पीति एरिया में लोगों का जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव और कितना बड़ा प्रभाव इस स्कीम से पहुंचने वाले हैं। और एक स्कीम है कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर एट क्रिकेट ग्राउंड, काजा जीपी काजा में है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, और इसका टोटल लागत है 8 करोड़ 46 लाख। 8 करोड़ 46 लाख में कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटडोर स्टेडियम, ये भी स्टेज, पेविलियन फैसिलिटी वगैरह है। अब ये क्या है कि विंटर में वो बंद हो जाते हैं, उनका जिंदगी ठप हो जाता है। तो इस बार हमने स्कूल युवाओं के लिए स्पोर्ट्स को क्यों फोकस किया है, क्या है कि आजकल युवाओं को स्किलिंग, ट्रेनिंग वगैरह के साथ साथ खेल धूल का फैसिलिटी अगर दिया जाए तो वो ऑक्युपाइड रहते हैं। आगे जाकर के देश के लिए, राज्य के लिए भी खेलने का भी मौका मिलेगा, या जीवन में कोई ना कोई तो खेल खेलना चाहिए। मैं तो इस देश का युवा मामला खेल मंत्री भी रहा है, तो स्पोर्ट्स के मामले में हम लोग ने खेलो इंडिया लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया था उस समय। खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट, ये हम लोग पैरेलल चलाया था। तो ये सारा मूवमेंट को किन्नौर, लाहौल स्पीति रीजन में जो आज का जो स्कीम दे रहे हैं, ये युवाओं का जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। क्रांतिकारी बदलाव, रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। मैं तो जब ये स्कीम सारा अप्रूव कर रहे थे तभी मैंने सोचा इतना बड़ा सौगात, इतना बड़ा एक मंत्रालय से एक्टिविटीज के लिए आज तक किसी राज्य में नहीं हुआ। पहली बार इतना बड़ा स्कीम हिमाचल प्रदेश के लिए लेके आए हैं। इसलिए मैंने सोचा कम से कम 3 दिन तक बाय रोड खुद जाकर के वहां इसका शिलान्यास करना चाहिए। और इसके बाद दूसरा राउंड, इसका मैं आज नहीं बताऊंगा, दूसरा चंबा साइड से ये सिरमौर और ये सोलान, ऊना, ये एरिया में भी स्कीम दे रहे हैं। पूरा संपूर्ण हिमाचल प्रदेश को ये स्कीम पहुंचने वाले हैं। जो अगले राउंड का स्कीम जो हम शिलान्यास का कार्यक्रम रखेंगे वो नेक्स्ट राउंड करेंगे। वैसे भी मैं शायद 6 तारीख को धर्मशाला में पवन पावन दलाई लामा जी का जन्म दिवस के लिए शायद मैं आने वाला हूं। मैं खुद एक बौद्ध हूं, है तो देश का भारतीय पहला है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक नोटिफिकेशन होता है कि किस धर्म का है आप लिखता है, तो मैं संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ अल्पसंख्यकों का जो मामला है उसका भी मैं देखता हूं। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी पदभार मेरे पास है। तो मैं एक बौद्ध हूं, तो एक अनुयायी के हिसाब से शायद भारत सरकार के मंत्री के हिसाब से भी है, लेकिन खैर वो बाद में बताएंगे। तो मैं वैसे ही 6 जुलाई को फिर से धर्मशाला आ रहा हूं। उसके बाद हम तय करके डेट चंबा, ऊना, सिरमौर, ये सोलन, ये पूरा एरिया को हम कब जाएंगे, वहां के कार्यक्रम कब करेंगे, उसका भी हम एक डेट तय करेंगे। इस बार का फोकस एकदम एक्सट्रीम हिमाचल प्रदेश, हमारा देश का बहुत ही प्रसिद्ध जिले है लाहौल स्पीति, और अटल टनल बनने के बाद तो वहां से काफी पहुंचने में इजी तो हो गया है। इस तरफ से मैं जब गृह राज्य मंत्री था तो हम लोगों ने जो एक यहाँ PAP एक पास सिस्टम होता है उसको भी थोड़ा सा सरल किया है ताकि पर्यटक वहां अच्छे से पहुंच सके। जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने काफी चीज ये सब मामले में यहाँ के पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए काम किए हैं। खैर सब्जेक्ट आज वो नहीं है, फिर भी मैं जब अंदर जा रहा हूं, शिमला से शुरू करके जब अंदर जा रहा हूं तो बहुत उम्मीद के साथ एकदम दिल खोल के मैं जा रहा हूं। मैं थोड़ा एडवेंचरस आदमी भी हूं, मुझे पहाड़ चढ़ना, स्विमिंग करना, तैराकी भी हूं मैं, और जंगलों में जाना, लोगों से मिलना और आम लोगों के बीच में पहुंचना, उनके साथ रहना, ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारा इंटरेस्ट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं
मैं पहले दिन से उनके साथ मंत्रिमंडल में रहा है, एक भी हमारा ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे सरकार और देश बदनाम हो। आप सोचिए 11 साल कंप्लीट हो गए हैं, एक मंत्री के खिलाफ एक दाग नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं उन दिनों जब हम लोग विपक्ष में थे, हर दिन हर मंत्री के खिलाफ कोई ना कोई स्कैम का आरोप, कोई ना कोई करप्शन का विषय, और कोई ना कोई इस्तीफा दे देते, कोई ना कोई अरेस्ट होते। हम लोग 11 साल हो गए हैं, तीसरे टर्म के पहले साल तक हम लोग पार कर चुके हैं। एक हमारा इसमें हमारे जो मंत्री का खिलाफ में ये में हमारा अध्यक्ष ने याद दिलाया, वो मैं शायद नहीं बोला, लाहौल वाला नहीं बताया, लाहौल वाला मैंने बताना भूल गया, वो भी बता, क्योंकि वो भी इस दौरे का है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं छूट गया क्योंकि स्कीम ज्यादा है इसलिए। लाहौल का जो स्कीम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाहौल में तो उनका जिंदगी बदल जाएंगे। प्रोवाइडिंग सीवरेज स्कीम टू केलोंग टाउन इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल, ये 26 करोड़ 75 लाख का है। मॉडल सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए हाई एल्टीट्यूड हिमालय जोन, जब फ्रीजिंग हो जाते हैं, पानी फ्रीज हो जाते हैं, आइस बन जाता है, तो उसमें पीने का पानी का किल्लत, ये सबको सुधरने के लिए, और उसका नाला वगैरह पूरा जो लाहौल का टाउनशिप का रूपरेखा को इतना ये कैपेसिटी बना देंगे। 1 STP 0.40 MLD कैपेसिटी टू ट्रीट सीवेज ऑफ 1000 हाउस होल्ड, 1000 घर के लिए। 3.3 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क विथ मैनहोल्स इंस्पेक्शन ऑफ चैम्बर्स, डिजाइन टू जनरेट 40 to 50 जॉब्स। इस दौरान 50 तक जॉब क्रिएशन होगा। जब ये हम लोग अभी आज कल में जब परसों इसका शिलान्यास करेंगे, उसके बाद युवाओं का और बाकी लोगों का इसका जॉब क्रिएशन भी होगा। तो ये मतलब हर दृष्टि से इतना फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो आप भी सोचिए, आप तो प्रमुख यहाँ मीडिया वाले हैं, इतना एक डिपार्टमेंट से, एक मंत्रालय से, एक रीजन के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम एक साथ करना, इसके लिए हम लोगों का प्रतिबद्धता का एक तरीके से दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे मंत्रियों को निर्देश दिया है कि हमारा फोकस, हर एक मंत्री का फोकस बॉर्डर एरिया, गरीब कल्याण, आम लोगों तक पहुंचना, ये हमारा प्रथम जिम्मेदारी है। तो ये जो लास्ट विलेजेस जो कहते थे पहले, अब ये फर्स्ट विलेजेस बन गई हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जब हम लोग इसको लागू किया, सारे मंत्री लोग गए हैं। हम लोग बॉर्डर में जाके भी सोते हैं, मैं तो चलो मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन बाकी मंत्री लोग भी जो प्लेन एरिया के मंत्री हैं वो भी बॉर्डर में जाके सोए हैं। हमारे अरुणाचल में भी काफी केंद्रीय मंत्री जाकर के रात बिताए हैं लोगों के साथ में। तो इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, विषय सीमित है। 2 विषय था, इमरजेंसी वाला, जीवन काल में सबके लिए ये बहुत ही प्रमुख रूप से इसको हम लोग समझना चाहिए, और इसका विषय का गंभीरता को हम लोग कभी भी भूलना नहीं चाहिए। दूसरा विकास का मुद्दा था, तो मैंने संक्षेप में आपके सामने में रखा है। अगर आपका कोई क्लेरिफिकेशन या बाकी चीज पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन इसी पे सीमित रहे तो अच्छा है। किरण जी, मेरा एक सवाल है। किरण जी, एक सवाल है मेरा। जिस आक्रामकता से बीजेपी हर इशू को उठा रही है, ले रही है, तो आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त का प्रधानमंत्री का सपना कब तक पूरा होगा? ये प्रधानमंत्री जी का सपना नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश आजाद हो गए हैं, कांग्रेस को अब डिसबैंड कर देना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रपिता का सपना था। सर, जैसा आपने कहा 50 साल हो गए हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए। यू आर टेकिंग इट टू द पब्लिक। जो मोदी डायरीज बुक है, हाँ, हाउ वुड इट हैव एन यहाँ भी इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक? और दूसरा, जो मैं आपका ट्राइबल एरिया विजिट से रिलेटेड 2-3 छोटे-छोटे सवाल चाहूंगा। रिसेंटली शिवकी बॉर्डर को, बॉर्डर एरिया के नजदीक टूरिज्म एक्टिविटी के लिए खोला गया, ओपन किया है। हाउ डू यू थिंक जो चाइनीज साइड पे इसका रिएक्शन होगा? बिकॉज रिसेंटली
इंद्रेश जी visited that area. He said कि जो हिमालयन बुद्धिस्ट हैं उन पर वो साइलेंटली अटैक कर रहे हैं, चाहे वो जनरेशन शिफ्ट ही क्यों ना हो आफ्टर तिब्बत। तीसरा जो महाबोधि टेम्पल का कंट्रोवर्सी है, हाउ डू यू समझ गया। तीनों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो प्रधानमंत्री जी का लाइफ जो है इमरजेंसी में बहुत घटना हुए हैं उसमें जुड़े हुए हैं। उसका किताब अगर सब पढ़े तो प्रधानमंत्री जी कैसे करके अंडरग्राउंड हुए थे और टारगेटेड थे, क्योंकि प्रमुख कार्यकर्ता थे प्रधानमंत्री मोदी जी इमरजेंसी के समय में। तो जो किताब है इसको सबको पढ़ना चाहिए। कल गृह मंत्री जी ने इसका शाम को विवचन किया, मैं तो इधर आ गए थे। दूसरा जो है ये जो बॉर्डर एरिया है इसका सेंसिटिविटी को आपने खुद ही बताया। 2014 से पहले एक पॉलिसी था कि एक्सट्रीम बॉर्डर तक हम डबल लेन हाईवे फैसिलिटी क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस का पॉलिसी रहा है, जिसको 2013 में राज्यसभा में उस समय का यूपीए सरकार का रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी जी ने फ्लोर में कहा कि ये कांग्रेस सरकार का पॉलिसी रहा है कि बॉर्डर एरिया को बहुत ज्यादा विकसित नहीं करना चाहिए। और तब तक चीन ने पूरे के पूरे बॉर्डर एरिया में डबल लेन विकसित करना शुरू कर दिया। ये तो भगवान ने हमारा देश का पुकार को सुन लिया। लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आए, ये पॉलिसी को पलट करके अब बॉर्डर एरिया प्राथमिकता बन गई है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सबको समझना चाहिए। 2014 के बाद मोदी जी ने सारे बॉर्डर रोड, हमारा अरुणाचल तो इससे बुरा हाल था, पैदल, मैं तो 7 दिन पैदल चलते थे, आज 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। वो सारे बॉर्डर रोड बना करके अब बॉर्डर पॉइंट तक अब रोड बन गए हैं, पहुंच गए हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अब हम चीन के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, जो कि 2014 में शुरू हुए। और तीसरा जो आपने पूछा है महाबोधि वाला, वो ऐसा है, वो महाबोधि टेम्पल ट्रस्ट एक्ट जो है वो बिहार सरकार का है, वो स्टेट का एक्ट है। वो आंदोलन जो कर रहे हैं वो मेरे पास आए सब लोग, मैंने बताया ये एक्ट बिहार राज्य का है और राज्य का किसी एक्ट को कितना बदलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें केंद्र का मंत्री अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो वो हस्तक्षेप हो जाएगा। मगर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उसको सुलह करना चाहिए। इसको एजुकेशन ठीक है, उसका उनका एक सेंटीमेंट है बौद्ध समुदाय का, लेकिन उसको कैसे उसका मैटर को सुलझाया जाए इसका बातचीत करना चाहिए। और इनडायरेक्टली लोग बातचीत भी कर रहे हैं, मेरे पास भी आए। मगर ये एक्ट जो है बिहार राज्य सरकार का है और हमारा तरफ से भी हम दरखास्त करेंगे कि आगे इसका कुछ सुलह होना चाहिए। हिमाचल गवर्नमेंट का आरोप है कि सेंटर हिमाचल को वो मदद नहीं दे रहा जो देनी चाहिए, तो क्या इस मामले में भी आपकी साहब से बात हुई? दूसरा बीजेपी का आरोप है कि जो सेंटर की स्कीमें उनको ईमानदारी से हिमाचल में लागू नहीं किया जा रहा और उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा है, ये तो अगर हिमाचल सरकार ने अगर कहा है केंद्र से मदद नहीं मिल रहा है तो वो शायद राजनीतिक कारण से बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चे तो है नहीं। इतना काम हाईवे देखते देखते हाईवे बन रहा है, शिमला पहुंचने के लिए चंडीगढ़ से पूरा माहौल बदल चुके हैं। गांव गांव आप रेकोंपियो से आगे खुद चल के देखिए जो बन रहा है, बॉर्डर डेवलपमेंट हो रहा है, गांव गांव बिजली पानी सब कुछ हो रहा है, गरीबों को खाना मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, गैस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, घर घर पानी पहुंच गया। तो फिर भी अगर कहता कि मदद नहीं मिलता तो वो ऐसा ही राजनीतिक बयान है, उसको मैं बुरा नहीं मानता, मजबूरी से बोल रहे होंगे। लेकिन हमारा काम है कि बोलने से हम नाराज होंगे नहीं, हम और भी ज्यादा काम करेंगे, तभी तो मैं यहाँ आया हूं। इसलिए वो सच्चे नहीं है। दूसरी बात है, जो केंद्र सरकार जो भी स्कीम देते हैं तो वो तो लोगों के लिए देते हैं ना, वो सरकार को थोड़ी देते हैं। राज्य सरकार तो सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो शायद कहीं अगर इम्प्लीमेंटेशन में कमी हुए होंगे तभी तो जाकर के कुछ बयानबाजी हुआ होगा, अदरवाइज तो इसमें राजनीतिक करण का कोई विषय नहीं है। सवाल आपसे ये है, कौन पूछ रहे? अच्छा, आवाज तो जोर है, चेहरा नहीं दिख रहा था। बीजेपी आपातकाल की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी का क्रिटिसिज्म भी इस बात को लेकर हो रहा है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि 11 साल में देश में अघोषित आपातकाल रहा,
सवाल इसमें और मुद्दे ये भी उठाए जाते हैं, आपने क्योंकि अपने भाषण की शुरुआत प्रेस की स्वतंत्रता से की थी, और आरोप आप पर ये भी लगता है कि 11 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं की। दूसरा, सीएए के जरिए नागरिकता पर नकेल कसने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मणिपुर जल रहा है, बार बार ये सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं। इतना ज्यादा सवाल है। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। आई मीन, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? ऐसा है, ये तो आपका गलती नहीं, आप तो कांग्रेस ने ऐसे कह रहे हैं करके आप बता रहे हैं। हाँ। इसमें देखिए, सुबह उठते ही सोशल मीडिया, प्रेस और हर तरीके से सरकार को, प्रधानमंत्री को ये लोग गाली देने शुरू कर देते हैं। रात तक जब तक बिस्तर में नहीं जाएंगे तब तक गाली देते हैं। तो आपातकाल कहां है? इतना बोलने का आजादी है, दिन भर गाली देते रहते हैं। और एक प्रथा हो गया, जो सबसे ज्यादा बोलता है और वही कहते हैं कि बोलने का आजादी नहीं है। जो आप अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी सब जेल में होना चाहिए था। सुबह से शाम तो कैसे बोल रहा है? इतना आजादी है, इतना आजादी तो शायद किसी देश में नहीं होगा। और ये 11 साल में तो भर भर के गाली देते रहते हैं सुबह से शाम। तो मैं तो संसदीय कार्य मंत्री भी हूं, पार्लियामेंट के अंदर में मैं तो कहते रहता हूं, इतना आप लोग बोलते हो। हम लोग विपक्ष में थे तो हम लोग को कहां इतना मिलता था बोलने का। हम खूब समय देते हैं। राहुल गांधी जी हाउस में ठीक से अटेंड नहीं करते हैं, 1 घंटा बैठते हैं फिर विदेश जाते हैं। तो ये मेरा गलती नहीं है, लेकिन बाकी लोग तो बोलते हैं। तो इसलिए ये जो रेटोरिकल जो स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल लोकतंत्र में हम मना नहीं कर सकते बोलते हुए, लेकिन ये सही नहीं है। दूसरा एक जिक्र मणिपुर का, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में 50 साल तक मणिपुर जलते रहे। एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, वहां एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नस्ल विवाद है। ये कोई टेररिज्म का और ये क्या एंटी नेशनल का ये नहीं है। अभी जो चल रहा है वो 2 समुदाय के बीच में ये नस्लवाद है। इसमें हर तरीके से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इसको काम कर रहे हैं, वहां शांति लाना चाहते हैं। 50 साल तक जब मणिपुर जल रहे थे, साल साल भर तक वहां रास्ता बंद होते थे। हम लोग ने तो कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री वहां जाओ, यहां जाओ। हम लोग कहते नहीं थे। ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम है इस देश में, जिसमें कांग्रेस शामिल हो गए हैं, ये लोग ही ये मुद्दा उठाते हैं। मणिपुर अब रास्ते में पथरी में आ रहे हैं कि एक हाईकोर्ट का एक जज ने कह दिया कि एक समुदाय को एसटी देना चाहिए, 3 महीने के अंदर देना चाहिए। उसके बाद हिंसा भड़के, भारत सरकार का विरोध नहीं, वो जजमेंट को लेकर के फिर 2 समुदाय के बीच में ये किया। तो उसका बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इसको प्रधानमंत्री जी का राजनीतिक से जोड़ना, ये कांग्रेस को ये सब नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे मणिपुर शांति के पथ पर चल रहे हैं। लास्ट हाँ सर, वो सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले कल कर्नाटक में एक रैली हुई थी, उसमें भी ओवैसी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। आपसे मेरा सवाल ये है, जिन विषयों को ध्यान में रखते हुए वक्फ में संशोधन लाया गया था, क्या वो विषय हल हो रहे हैं? ऐसा है, वैसे तो मैंने शुरू में कहा था कि 2 विषय पे केंद्रित रहे हैं। आपने अपनी भाषण की जब, ठीक है, मैं आप वक्फ को बोल देता हूं, ऐसा है, शॉर्ट कर देता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये मुसलमानों का विरोध बिल्कुल नहीं है, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है। इसमें 2 चीज को आप सिर्फ समझ लीजिए। नाजायज तरीके से हमारे देश का जमीन को अगर वक्फ बोर्ड क्लेम करके रख देता है, और वंस वक्फ मीन्स फॉरएवर वक्फ, एक जमीन को अगर वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होने के बाद कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता, फॉरएवर। तो क्या वक्फ बोर्ड के पास ऐसा पावर होना चाहिए क्या किसी भी जमीन को वक्फ डिक्लेयर कर दे और अदालत में भी नहीं जा सकते हैं? ऐसा गैर संवैधानिक प्रावधान था जिसको बदलना जरूरी था। दूसरा है, इस देश में जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। 9,75,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी इस देश में है। और इस देश में मुसलमानों में गरीबी भी ज्यादा है। तो फिर गरीब मुसलमानों के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी क्यों काम नहीं आ रहा था? तो वक्फ प्रॉपर्टी को विकसित करके
गरीब मुसलमानों को, यतीमों को, महिलाओं को और बाकी जो मुसलमानों में जो पिछड़े हैं, कई पिछड़े वर्ग है मुसलमानों में, उनके लिए काम करने के लिए हमने कदम उठाया। तो कुछ ठेकेदार है मुसलमानों में, अपने आप को मुसलमानों को नेता बना करके वोट बैंक बनाने वाले, यही विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमान जिसको समझ में आ गया ना, सब वेलकम कर रहे हैं। मेरे पास हजारों के तादाद में मुसलमानों के प्रतिनिधि, भाइयों और बहनों दोनों आते हैं और शुक्रिया करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि वह अमेंडमेंट लाए, अब हमारा कल्याण होगा। ये सच्चाई है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कृपया जलपान के लिए आप पधारें। आप लोग को भी जलपान करना है, इसलिए